की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2182 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 72 मरीजों की जान भी गई है। प्रदेश भर में अब तक 7,758 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश भर में कुल एक्टिव केस 43,265 हैं। प्रदेश भर में 24 घंटे में 7,479 लोग ठीक भी हुए। भोपाल में 433, इंदौर में 623, ग्वालियर में 88, जबलपुर में 82, रीवा में 39, सागर में 108, उज्जैन में 45, बैतूल में 39, रतलाम में 52 नए केस सामने आए पिछले 24 घंटे में। तो हम देख रहे हैं कोरोना कर्फ्यू का असर मध्य प्रदेश में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। कोरोना की रफ्तार में यहाँ पर कमी आई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहाँ पर घटती हुई नजर आई है। प्रदेश में 24 घंटे में 2182 नए केस सामने आए और 72 मरीजों की जान गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए ये संकेत दे दिए हैं। कल उन्होंने जनता को संबोधित किया था शाम को 7 बजे, जिसमें ये संकेत मिले हैं कि धीरे धीरे अनलॉक की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ेगा, लेकिन सावधानी रखने की बेहद जरूरत। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ें इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे। सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा। और कौन तय करेगा? आप तय करोगे कैसे खोला जाएगा। गांव में कौन सी गतिविधि चालू रहेगी, कौन सी बंद रहेगी, यह गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को तय करना है। वार्ड में कौन सी गतिविधि बंद रहेगी, कौन सी चालू रहेगी, यह वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। ब्लॉक में क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, यह ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। और जिले में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, यह जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। अलग अलग जिलों में परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं भी होगी, वो भी आपको तय करना है। कोई जिला पूरी तरह से मुक्त हो गया तो वहां की गतिविधियां अलग होगी, लेकिन कहीं संक्रमण अगर फैला है तो वहां कौन सी चीज खुले, कौन सी बंद हो, उस पर अलग से वहां की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी विचार करेगी। संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है, वायरस हमारे बीच है। यह बात सही है कि आज 17 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन आज भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों में लगातार 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। इसके मद्देनजर भोपाल में कर्फ्यू अब और भी सख्त कर दिया गया ताकि संक्रमण को खत्म किया जा सके। अनलॉक के लिए मंत्रियों की समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रदेश को अनलॉक करने शिवराज सरकार एक्शन मोड में है। इसके पहले शहरों में सख्ती और भी बढ़ा दी गई। सरकार ने कोविड की तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग और कर्फ्यू विड्रॉल करने के लिए 5 समितियों का गठन किया है, जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के गणित को मंत्री गोपाल भार्गव, बिसाहूलाल सिंह, ओम प्रकाश सकलेजा, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री प्रभुराम चौधरी, प्रेम सिंह पटेल, उषा ठाकुर नजर रखेंगे। कोरोना कर्फ्यू को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मीना सिंह, कमल पटेल, महेंद्र सिंह सिसोदिया समेत 8 मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसी तरह कोविड के खिलाफ जागरूकता अभियान और प्रचार प्रसार को लेकर भी मंत्री समूह का गठन हुआ है। इस तरह से कुल 5 समितियां कोरोना की जंग के लिए एक्शन में रहेंगी। मंत्रिमंडल समूह भी बनाया गया है कोविड की स्थितियों को लेकर, आप भी उसमें शामिल हैं। क्या आप लोगों का दायित्व तय किया है मुख्यमंत्री जी ने? माननीय मुख्यमंत्री जी 6 दल ऐसे समितियां बनाई है मंत्रियों की, जो कि अलग अलग विषय पर विचार कर कुछ सलाह देंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, जिसमें अब कोरोना कर्फ्यू का विड्रॉल के लिए आचार संहिता क्या होनी चाहिए, अस्पताल का प्रबंधन, टीकाकरण एक बड़ा विषय है, आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन के प्लांट्स लगने हैं। इस पूरे जो अभियान है उसके जन जागरण और प्रचार प्रसार, और कोविड को लेकर हम जनता में किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए उसके लिए, तो ऐसे कुछ 6 समूह बने हैं, उसमें अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। हम सब मिलकर इन विषयों पर विचार करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम मध्य प्रदेश को कोरोना से बचाएं। ये समितियां पूरे प्रदेश में कोविड की मॉनिटरिंग करेंगी, तो वहीं कोविड के सर्वाधिक संक्रमित रहे भोपाल को अनलॉक करने के लिए विशेष प्लानिंग करेंगी। उधर अनलॉक को लेकर विपक्ष का कहना है कि लॉकडाउन खोलने के साथ ही ये भी जरूरी है कि संक्रमण दोबारा न बढ़े। इसके लिए सरकार ठोस रणनीति बनाए। तो खोलना ही उनको, बाकी ये है कि इसमें ये मापदंड जरूर रहना चाहिए कि जो संक्रमण कंट्रोल में आया है उस पर वो फिर से न बिगड़े, ये सरकार को जरूर देखना चाहिए। सरकार और प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू का पूरे प्रदेश में सख्ती से पालन कराया। इस दौरान जन भागीदारी भी देखने को मिली। उम्मीद है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी जनता गाइडलाइंस का पालन करेगी और कोविड संक्रमण पर प्रदेश काबू पाने में कामयाब जरूर होगा। 1 जून से पूरे मध्य प्रदेश को अनलॉक करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए विशेष समितियों का गठन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। उम्मीद है कि जिस तरह कोविड कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान जनता ने सभी गाइडलाइंस का पालन किया और जिसका सुखद परिणाम है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोविड का संक्रमण काबू में आ गया, अब इसी तरह जब पूरा प्रदेश अनलॉक होगा तब भी इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा, गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा और अनलॉक होने के बाद भी जो प्रदेश में कोरोना के हालात हैं, जो स्थिति है, वो कंट्रोल में रहेगी। कैमरामैन आशीष खरे के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य जरूरी है, इसलिए सरकार सबसे पहले संक्रमण पर काबू पाना चाहती है, उसके बाद छात्रों के एग्जाम कराए जाएंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सीबीएसई को लेकर केंद्र ने जो जानकारी मांगी थी उसके आधार पर ऑप्शन बी को सभी राज्यों ने चुना है, जिसके मुताबिक छात्रों को छोटे प्रश्न दिए जाएंगे ताकि 1.5 घंटे के अंदर ही उनका प्रश्न पत्र हल हो जाए। हालांकि प्रदेश में 12वीं के पेपर छप चुके हैं और जल्द ही दूसरी व्यवस्था नहीं हो रही है, इसलिए छात्रों की सुविधा के मुताबिक परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन छात्रों को परीक्षा के 20 दिन पहले सूचित किया जाएगा। हमने सीबीएसई के लिए बी ऑप्शन जो है उसके लिए सुझाव दिया है कि बी ऑप्शन में कराए, और दूसरा जो ऑप्शन है उसको हमने मध्य प्रदेश के लिए कहा है कि भाई मध्य प्रदेश में क्योंकि हमारे पेपर सेटिंग हो चुके हैं, प्रश्न पत्र छप चुके हैं, सारी व्यवस्था हो चुकी है, अभी इसको करने में बहुत लंबा समय लगेगा, ज़्यादा विलम्ब होगा, परीक्षा ज़्यादा विलम्ब से हो पाएगी, इसलिए हम जो मुख्य विषय हैं उनकी परीक्षा लेने के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बाद में जो अन्य विषय बचते हैं इन विषयों के नंबर के आधार पर उनका भी नंबरिंग करने का हम विकल्प पर काम करेंगे। 20 दिन पहले सर ऐसे सूचना दी जाएगी? हम 20 दिन पहले कम से कम बच्चों को सूचना देंगे कि 20 दिन बाद आपकी परीक्षा होने वाली है और उसके बाद ही हम परीक्षा का आयोजन करेंगे। महू जासूसी मामले में इंदौर पुलिस ने हिरासत में ली गई दोनों युवतियों को क्लीन चिट दे दी है। गवली पलासिया इलाके में रहने वाली दोनों बहनों से जासूसी के शक में पुलिस पिछले दिनों से पूछताछ कर रही थी। जांच में इंदौर पुलिस के साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल थी। पूछताछ के बाद इंदौर पुलिस का कहना है कि दोनों बहनों ने सेना से जुड़ी किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं किया, लेकिन जांच में ये बात जरूर सामने आई है कि युवतियों से पाकिस्तान में रहने वाले युवक संपर्क में थे और वे प्यार और शादी का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर जरूरी जानकारी हासिल करना चाहते थे। युवतियों के पिता सेना में रह चुके हैं। मैं
सभी तथ्यों को परीक्षण किया गया, जैसे टेक्निकल एविडेंसेस वगैरह भी कलेक्ट किए गए और अन्य जगह से भी जानकारियां एकत्रित की गई। पूरी जानकारी परीक्षण और जांच के उपरांत ये तथ्य सामने आया है कि ये दो जो महिलाएं हैं, लड़कियां, जिनको कि बाहर के देश से, पाकिस्तान से जो है कुछ लोगों द्वारा इनको कॉल किया जा रहा था, इनसे लगातार बातचीत की जा रही थी और संभवतः एक बहुत बड़े रैकेट से इन लड़कियों को जो है बचाया गया है और इनके विरुद्ध में अभी तक इस तरीके के कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, बल्कि ये बात सामने जरूर आ रही है कि इस तरीके से रैकेट में इनके फंसने की पूरी संभावना थी, जिसको जो है पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसमें एक्शन लेते हुए इस तरीके के नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास किया। राजधानी में एक युवक ने सूखी सिवनिया थाने के एएसआई बीपी बुंदेला पर पैसे नहीं देने पर डंडा मारकर सिर फोड़ने का आरोप लगाया। बुधवार को घटना के बाद परिजनों ने थाने पर हंगामा कर दिया। पीड़ित पक्ष ने थाने में सुनवाई नहीं होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की। आरोप है कि एएसआई जबरन पैसे मांग रहे थे। वहीं मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि थाना क्षेत्र में जुआ चल रहा था। टीम पकड़ने गई तो आसपास के लोगों ने विरोध किया और थाने तक आए। फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। इसमें पुलिसकर्मी भी दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मामले में एएसआई बीपी बुंदेला को लाइन अटैच कर दिया गया है। सीएसपी अयोध्या नगर को घटनाक्रम की जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। 2 हफ्ते से वो परेशान कर रहा था पैसे के लिए। मैं सांदे मिला रहा था, उसने 10,000 मांगे थे। कल परसों बेजबाजी हुई मेरी और बस पीछे से मैं सांदे मिला रहा था गाय की और पीछे से आन के डंडा मार दिया। मैंने कि सर ये क्या करा आपने, और भाग गया थाने में। मैं थाने पहुंचा, मैंने पूछा गलती बता दो मेरी, तो टीआई ने भी गाली बकी, उसने भी बकी, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी। थाना सूखी सिवनिया अंतर्गत एक सूचना मिली थी जिसपे उस बीट का सब इंस्पेक्टर और अमरा बल को लेकर के मौके पे जुआ पकड़ने गया था। जैसे जुआ खेले थे वो लोग भागे वहाँ से और जो मौके के जुए वाले भाग गए। मौके से ताश की गड्डी मिली है, अन्य एविडेंस मिले हैं कि वहाँ जुआ खेल रहा था और ये तथ्य बताए गए हैं कि जब जुए खेलने वालों पर कार्रवाई करने के लिए टीम घुसी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है और थाने तक आए हैं। यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी होगा किसी भी लेवल का तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई, कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहाँपुर एडीएम थप्पड़ कांड के बाद एक बार फिर चर्चाओं में है। आरोप है कि एडीएम मंजूषा राय ने सरकारी रेस्ट हाउस पर सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया और अपने मेहमानों को ठहराया। मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सोमवार देर रात रेस्ट हाउस वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस पर तैनात कर्मचारियों से जानकारी ली। इसमें कर्मचारियों ने रेस्ट हाउस पर समारोह होने की बात स्वीकारी है। साथ ही रेस्ट हाउस के कमरों में ठहरे हुए लोगों को एडीएम का रिश्तेदार बताया। मामले को लेकर इरशाद खान का कहना है कि जब कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, एडीएम खुद दुकानदार को तमाचा जड़ रही हैं। जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है तो कोई भी अधिकारी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम कैसे कर सकता है। कि जिस अधिकारी ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, उनके पद को अगर देखें तो वो जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, जिनको कि सीआरपीसी और अन्य विधियों में न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे अधिकारी जो जुडिशरी के अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, उनसे हम कम से कम किसी किस्म के कोई अपराध की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने जो घटना हुई है उसके बारे में कार्रवाई के लिए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो हम उस ज्ञापन को राज्य शासन को भेज देंगे और इस मामले की जो है जानकारी लेकर उनका प्रतिवेदन लेके एडीएम से और हमने आयुक्त महोदय को प्रेषित कर दिया है, जिसमें आयुक्त महोदय के माध्यम से ही उसमें आगे की कार्रवाई होगी। महामारी में विश्वास और अविश्वास की खाई और बढ़ती ही जा रही है। मामला खरगोन का है, जहां संविदा महिला स्वास्थ्य मंत्री और कोरोना प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग के बीच नोकझोंक हो गई।
अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी ज्ञापन देने मंत्री जी के पास पहुंची थी। तभी एक महिला कर्मचारी ने कह दिया कि मंत्री जी ज्ञापन डस्टबिन में मत डाल देना। ये सुनकर मंत्री जी भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जब विश्वास नहीं है तो ज्ञापन क्यों देने आई हूँ। सर सुबह 9 बजे से ज्ञापन क्यों दिया जब विश्वास रखना चाहिए ना सर। 20 साल से विश्वास था सर एनएचएम पे, शासन पे 20 साल से विश्वास था सर। एक निवेदन है कि ये जो नीति है सर सिर्फ आश्वासन मिलता है सर, इसी कारण हमने आपसे कहा। संभावना तो नहीं लगती सर, जब तक हमारे हाथ में आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम, क्योंकि विश्वास खो बैठे, शासन भी विश्वास खो बैठी है और हमारे जो आला अधिकारी है वो भी हमारा भरोसा खो बैठे हैं सर। क्योंकि अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या काम पे लौटने की संभावना को लेकर क्या कहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी काम पे नहीं लौट सकते सर। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करें जब तक हमारी एक जो जायज़ मांग है 5 जून 2018 की जो नीति है, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ही जो बनाई है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो उस नीति को हम पे लागू कर दें। जबलपुर की अदालत ने सरबजीत सिंह मोखा और उसके बेटे हरकरण को पुलिस के 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में नकली रेमडेसिविर से जुड़े कई खुलासे होने की उम्मीद है। तो अब 3 दिन तक पुलिस लगातार सघनता से पूछताछ करेगी और पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आम जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन कई इलाकों की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं रायसेन के सिलवानी की, जहां जैथारी गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं है। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 डॉक्टर्स की पदस्थापना की गई है। इनमें डॉक्टर प्रतीक शर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य देवनगर, डॉक्टर महेंद्र धाकड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ज्योति मालवी आज तक ड्यूटी पर जैथारी नहीं पहुंची। करीब 85 गांव इलाज के लिए जैथारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं। इस संबंध में बीएमओ से बात हुई तो वे जवाब देने से बचते हुए नजर आए। सीएचसी में 2 ही चिकित्सक हैं, एक भमोरी पीएचसी में और जैथारी पीएचसी में इस समय कोई नहीं है। वहाँ 3 चिकित्सक से 3 अटैच हैं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा। नहीं, पदस्थ तो वो यहीं थी, कोविड में लगा दिया है कहीं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा। जैथारी पदस्थ हैं, कोविड में उनको कार्य करने हेतु कहीं भी लगा सकता है सीएमओ। तो हम तो कई बार डिमांड कर चुके, हर डॉक्टर की कर चुके, अकेले ज्योति मालवी नहीं। मेरे इधर से प्रतीक शर्मा गया है, मेरे यहाँ से वो गया, महेंद्र धाकड़ गया है ना, ज्योति मालवी गई है। सतना में आपदा को अवसर में बदलने का डरावना और शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ। यहां बड़खेरा बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में सिंगल यूज्ड पीपी किट को गर्म पानी में धोकर बंडल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें बेचने की तैयारी की जा रही है। मामले में कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। बता दें कि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक पीपी किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए बड़खेरा में इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट भेजा जाता है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं किया जा रहा। यहां लगे कर्मचारी प्लांट प्रबंधन के इशारे पर पीपी किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते हैं। आशंका तो यही है कि इन किट को बाजार में बेचा जा रहा है। वहीं मामले में अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हालांकि बंसल न्यूज़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुक्तिधाम का नाम सुनते ही आपके जहन में जलती चिताएं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आता होगा, लेकिन मुरैना ज़िले के पोरसा में एक ऐसा मुक्तिधाम है जहां चिताएं तो जलती हैं, साथ ही आसपास का नज़ारा सुंदर और रमणीय है। हम बात कर रहे हैं नागाजी मुक्तिधाम की। इस मुक्तिधाम में बच्चे खेलने आते हैं और सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान महिलाएं मंगल गीत भी गाती हैं। दरअसल 26 साल पहले पोरसा मुक्तिधाम वीरान और उजड़ा हुआ था, लेकिन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने इसके कायाकल्प का संकल्प लिया।
आज यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पर मेहंदी की आकर्षक डिज़ाइन देखने को मिलती है। वहीं हरियाली, साफ सफाई और बेहतर मैनेजमेंट के चलते नागाजी मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। राजस्थान में चंबल नदी का एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है। इसमें नदी किनारे घूम रहे एक कुत्ते को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। वीडियो में मगरमच्छ की फुर्ती देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नदी किनारे बेफिक्र होकर तफरी करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये वीडियो मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे का है। कोटा के पास रावत भाटा का ये बताया जा रहा है। वीडियो में रावत भाटा के राणा प्रताप सागर डैम के पास चंबल नदी के किनारे भोजन पानी की तलाश में एक कुत्ता घूमता हुआ नजर आया। इसका वहां पर मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि काफ़ी देर से ही मगरमच्छ ने कुत्ते के शिकार का इरादा बना लिया था। वहीं कुत्ता इस अनजान खतरे को भांप नहीं सका। दूसरी तरफ नदी में मगरमच्छ बेहद शांति से शिकार की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। नज़दीक आते ही मगरमच्छ ने अचानक तेज झपट्टा मारकर कुत्ते को अपने जबड़े में दबोच लिया। अपनी पकड़ में आते ही मगरमच्छ ने कुत्ते को पानी में खींच लिया। ले गया कुत्ते को। यास तूफान ने बुधवार को भारत के पूर्वी तटों पर दस्तक दी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोपहर के वक्त पहुंचा और इसी दौरान 3.8 तीव्रता का भूकंप भी रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद यास ने उड़ीसा पहुंचते ही भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले 1 लाख लोगों को वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के चलते पेड़ भी गिर गए। कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। बालासोर के तट पर समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिली। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि बिजली की सप्लाई को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। अभ्यास की वजह से झारखंड और बिहार में भी भारी बारिश हो रही है। बंगाल और उड़ीसा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी तूफान का असर है।